नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 2100 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन मेगा सीरीज पार्ट 3 के अंदर आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि और विकास के विभिन्न आयाम। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो है मानव विकास है उसको कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इसमें हमारा विकल्प 2 से उत्तर हो जाएगा। मानव विकास को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास सम्मिलित है। एक बार सी टेस्ट में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न है, रोस ने मानव विकास को बांटा है। रोस नाम के मनोवैज्ञानिक ने मानव विकास को बांटा है 2 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में, 10 भागों में। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से उत्तर हो जाएगा। रोस ने मानव विकास को 4 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। शिक्षा की दृष्टि से पूछ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। मानसिक विकास है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से रिक्त स्थान का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास बोल रहा है, कंसेप्ट के बारे में पूछ रहा है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, गृह में। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से उत्तर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास है वो विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग रिक्त स्थान विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ये कोलबर्ग ने विकास के किस क्षेत्र में कार्य किया है उसके बारे में पूछ रहा है। विकल्प 1 है संज्ञानात्मक, विकल्प 2 शारीरिक, विकल्प 3 नैतिक, विकल्प 4 गामक। तो कोलबर्ग ने, हमें पता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 से उत्तर हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। और कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें प्रमुख रूप से 3 अवस्थाएं बताई है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। अगला प्रश्न है, इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से होता है। शारीरिक विकास, मांसपेशिया विकास, संवेगात्मक विकास, उपर्युक्त सभी। इंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा। संवेगात्मक विकास होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का आधार है। मानव का जो शारीरिक विकास होता है उसका आधार क्या है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, मानसिक विकास। शारीरिक विकास का आधार है, तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही उत्तर हो 4 सही उत्तर हो जाएगा। मानसिक विकास है वो शारीरिक विकास का आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का पहलू नहीं है। मानसिक विकास का एक पहलू या घटक नहीं है। संप्रत्य निर्माण, संवेदना व प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति, नागरिक गुणों का विकास। मानसिक विकास का पहलू पूछ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा। नागरिक गुणों का विकास है वो एक मानसिक विकास का पहलू या घटक नहीं है, बाकी वाले सभी हैं। नागरिक गुणों का विकास सामाजिक विकास के पहलू के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? निम्न में से कौन सा विकास छोटे बच्चों के अंदर मानसिक और संज्ञानात्मक, मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, भाषाई विकास।
तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। शारीरिक विकास है वो छोटे बच्चों के मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है। अगला प्रश्न है, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? किसी छात्र का बौद्धिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास है वो विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? आंतरिक कारक, बाह्य कारक, एक एवं दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास है वो आंतरिक कारक के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? एक बालक का सामाजिक विकास है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा। सामाजिक विकास के बारे में पूछ रहा है इसलिए सिर्फ और सिर्फ वातावरण विकल्प सही होगा, न कि आनुवंशिक एवं वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास के तथ्यपरक अध्ययन से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। संवेगात्मक विकास से तथ्यपरक अध्ययन से संबंधित मनोवैज्ञानिक पूछ रहा है, ब्रिजेश, हार्लॉक, लेले या थॉम्पसन। तो इसमें हमारा विकल्प 1 से उत्तर हो जाएगा। ब्रिजेश है वो संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट के तथ्यपरक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। हम जानते हैं कि ब्रिजेश ने मुख्य रूप से 10 संवेग बताए हैं और पहला संवेग ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना बालक में पैदा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा है वो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करने वाले कारक का चुनाव करना है। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कारक है वो बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक शिशु के शारीरिक विकास को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है? उस कारक का चुनाव करना है जो शारीरिक विकास को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। खेल एवं व्यायाम, संतुलित आहार एवं पोषण, नियमित दिनचर्या में विचलन, रोगग्रस्तता। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा। रोगग्रस्तता है वो शिशु के शारीरिक विकास को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक पूर्व आवश्यकता है, यह कथन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। अगला प्रश्न है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच रिक्त स्थान की अपेक्षा रिक्त स्थान की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच रिक्त स्थान की अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियों तेजी से बढ़ती है। तो इसमें शारीरिक विकास के विभिन्न जो दरें हैं लड़के और लड़कियों में उसके बारे में प्रश्न है। तो हम चारों जो विकल्प मिले हैं सभी को अप्लाई करके जब देखते हैं तो हमारा विकल्प 2 है वो सही उत्तर होता है। एक बार इसको हम अप्लाई करके फिर से पढ़ेंगे। 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, उपरोक्त में से कोई नहीं। पाठ्यचर्या है वो कौन सी बालक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इसमें हमारा विकल्प 1 से उत्तर हो जाएगा, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंध के अनुकूल। एक पाठ्यचर्या होती है, एक पाठ्यक्रम होता है और एक पाठ्य पुस्तक होती है। पाठ्यक्रम एक निश्चित शैक्षिक होता है
और उसी का लिखित रूप है वो पाठ्य पुस्तक होती है। लेकिन पाठ्यचर्या के अंदर संपूर्ण पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम दोनों सम्मिलित है और इसके साथ साथ जो भी सह शैक्षिक गतिविधियां है और उनको भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग एवं खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? सभी बच्चे हैं उनकी स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी है। बच्चों के स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक औपचारिक खेलों, योग एवं खेल गतिविधियों में सहभागिता के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम से संबंध संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम से जो संबंध है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विकास के विभिन्न आयाम का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकास विभिन्न आयाम एवं अधिगम के संबंध के बारे में ये कथन पूछ रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़े की चिंता हो सकती है? राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। एक छात्र राजू है वो शारीरिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब आपको और पिछड़ने की किन क्षेत्रों में पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। अब हमें कथनों का चुनाव करना है, केवल एक, केवल दो, एक एवं तीन, ये सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा ये सभी है। इन सभी क्षेत्रों में राजू पिछड़ सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास है उसमें अगर कोई बालक पिछड़ेगा तो विकास के अन्य सभी क्षेत्रों में बालक पिछड़ेगा। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? आप अपनी कक्षा के अंदर 6 महीने तक कुछ छात्रों का चुनकर उनके विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या चुनेंगे? प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, प्रत्येक माह उनके शारीरिक रूप में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। विकास के संदर्भ में पूछ रहा है, 6 महीने तक हमें उनके विकास का अध्ययन करना है। इसके लिए हमारा विकल्प 3 से आंसर हो जाएगा, बाकी वाले सभी है वो अभिवृत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? बालक का संवेगात्मक विकास है वो निम्न में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को। कथन का चुनाव करना है, केवल एक, एक एवं तीन, दो एवं तीन, ये सभी। संवेगात्मक विकास है वो किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है? तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा ये सभी क्षेत्र है जो संवेगात्मक विकास से प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। सभी बच्चों का जो स्वस्थ शारीरिक विकास है वो सभी प्रकार के विकास के जो अन्य क्षेत्र है उनकी पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार पर, शारीरिक व्यायाम पर, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक जरूरतों पर। कथन का चुनाव करना है, केवल एक, एक एवं तीन, एक एवं दो, ये सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहेंगे? भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से उत्तर हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास है। इसके अंतर्गत बालक या किशोर किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता में परिपक्व हो जाते हैं, तार्किक चिंतन करने में या फिर मूर्त एवं अमूर्त चिंतन करने में परिपक्व हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। मानसिक और भाषाई विकास, सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। सत्य कथन का चुनाव करना है, इसलिए हमारा विकल्प एक है एवं इसमें दिया हुआ कथन है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास है उसकी 4 विशिष्ट अवस्थाएं किस मनोवैज्ञानिक ने बताई है? स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा, एरिक्सन के द्वारा। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। पियाजे ने बच्चे के बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई है, जिसमें पहली अवस्था है वो संवेदीपेशी अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के बीच में। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु के बीच में। और चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक क्रिया अवस्था, 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के बीच। अगला प्रश्न है, पितृविरोधी व मातृविरोधी ग्रंथियां विकसित होती है। पितृविरोधी एवं मातृविरोधी ग्रंथियां विकसित होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, कभी नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प एक से उत्तर हो जाएगा। यह फ्रायड के काम प्रवृत्ति के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है, जिसमें फ्रायड ने पितृविरोधी और मातृविरोधी ऑडियो कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो अवस्थाएं बताई है वो शेष अवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है सदाचार का शिक्षण, आदर्श शिक्षण, नैतिक शिक्षण, उपरोक्त सभी। किशोरों के समुचित अर्थात सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें हमारा विकल्प 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सांवेगिक विकास की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था के दौरान जो संवेगात्मक विकास है उसकी एक विशेषता नहीं है। संवेगों का परिपक्व होना, संवेगों का तीव्र होना, संवेगों का खुलकर प्रदर्शन होना, संवेगों का अस्पष्ट होना। तो इसमें हमारा विकल्प चौथा है वो सही आंसर हो जाएगा। संवेगों का अस्पष्ट होना ये किशोर अवस्था के संवेगात्मक विकास की विशेषता नहीं है, बाकी वाली सभी है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार है वो संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं। तो ऊपर भी हमने पढ़ा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, विकल्प 2 है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिग वे हंट के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इसमें हमें अवस्था का चुनाव करना है। बीगे तथा हंट का एक कथन है और वो किस अवस्था के बारे में है? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। तो एक बार कथन को संपूर्ण करके पढ़ते हैं। बीगे व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक के शारीरिक एवं जो क्रियात्मक विकास है उसका दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसमें हमारा विकल्प 2 है वो सही आंसर हो जाएगा। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा सिर से पैर अर्थात शीर्षपोषक और मस्तकोद्मुखी जो विकास चलता है वो तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर अर्थात केंद्राभिमुख जो विकास चलता है, ये 2 सिद्धांत लागू होंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, 24 माह की आयु में। एक बच्चा है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। तो इसमें हमारा विकल्प 1 से उत्तर हो जाएगा। शेष अवस्था है यहाँ प्रारंभिक शेष अवस्था के आरंभ में बच्चा है
वो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। अगला प्रश्न है, पितृ विरोधी ग्रंथि के कारण बालक, पितृ विरोधी ग्रंथि के कारण बालक माता से प्रेम करता है तथा पिता से घृणा, माता से पिता से प्रेम करता है तथा माता से घृणा, माता पिता दोनों से प्रेम करता है, माता पिता दोनों से घृणा करता है। पितृ विरोधी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प एक सही उत्तर हो जाएगा, माता से प्रेम करता है तथा पिता से घृणा करता है। यह फ्रायड के काम प्रवृत्ति सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पितृ विरोधी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? लिबिडो, नार्सिज्म, इरोज, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। पितृ विरोधी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा। ओडिपस कॉम्प्लेक्स पितृ विरोधी ग्रंथि को कहा जाता है, और मातृ विरोधी ग्रंथि आए तो उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे चरित्र में सम्मिलित है सहयोग, धोखा, झूठ, बेईमानी। एक अच्छे चरित्र की बात कर रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प एक से उत्तर हो जाएगा। सहयोग है वो अच्छे चरित्र की विशेषता है, उसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? लगभग 400 ग्राम, लगभग 350 ग्राम, लगभग 500 ग्राम, लगभग 600 ग्राम। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का औसत भार लगभग 350 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक बालक शेष अवस्था में दुर्बल है तथा वह जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, एक बालक है वो शेष अवस्था के दौरान दुर्बल एवं जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है, तो उसका शारीरिक विकास किस प्रकार प्रभावित होगा? सामान्य ढंग से, अनिश्चित ढंग से, प्रतिकूल ढंग से, कह नहीं सकते। तो इसमें हमारा विकल्प 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर एक बालक है वो शेष अवस्था के दौरान दुर्बल है, कमजोर है और जल्दी जल्दी बीमार होता है, तो उसका शारीरिक विकास प्रतिकूल ढंग से प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के भार की तुलना के संदर्भ में 6 माह बाद कितने गुना वृद्धि होती है? शिशु के जन्म के भार की तुलना के संदर्भ में 6 माह बाद कितने गुना वृद्धि होती है? लगभग 3 गुनी, लगभग 2 गुनी, लगभग 5 गुनी, लगभग 4 गुनी। तो इसमें हमारा विकल्प एक से आंसर हो जाएगा, लगभग 3 गुनी भार में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जन्म का जो भार होता है 3 माह बाद दुगुना हो जाता है एवं 6 माह बाद फिर दुगुना हो जाता है, अर्थात जन्म के भार का 3 गुना है, 6 माह तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिशु शब्दों का उच्चारण करना कब से प्रारंभ करता है? एक शिशु है वो शब्दों का उच्चारण करना कब से प्रारंभ करता है? लगभग 2 वर्ष की आयु से, लगभग 18 माह का हो जाने पर, लगभग 5 वर्ष की आयु से, लगभग 3 वर्ष की आयु से। शब्दों के उच्चारण के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। लगभग 3 वर्ष की आयु में शब्दों का उच्चारण करना। देखिए शब्द बोलना अलग है और उच्चारण करना अलग है, तो इसमें विकल्प 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों को सामान्य शिष्टाचार के नियम की जानकारी का विकास सामान्यतः किस आयु में हो जाता है? बालकों को सामान्य शिष्टाचार अर्थात नैतिक नियमों की जानकारी का विकास है वो सामान्यतः किस आयु में हो जाता है? लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु में, लगभग 4 वर्ष की आयु में, लगभग 9 से 10 वर्ष की आयु में, लगभग 7 से 8 वर्ष की आयु में। सामान्य शिष्टाचार के नियमों के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शेष अवस्था के दौरान बालक नैतिकता से रहित होता है। तो जन्म से 6 अवस्था की जो आयु होती है शेष अवस्था, उससे निकलते ही जैसे ही बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है 7 से 8 वर्ष की आयु में, उस दौरान बालक में सामान्य शिष्टाचार के नियमों का विकास होने लगता है। अगला प्रश्न है, प्राय 15 से लेकर 20 वर्ष की आयु में बालकों के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था होती है। 15 से लेकर के 20 वर्ष की आयु में न्यूनतम, उच्चतम, अनिश्चित, औसतन। 15 से 20 वर्ष की आयु के दौरान संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा विकल्प 2 इसमें सही आंसर हो जाएगा, उच्चतम अवस्था होती है, क्योंकि हमने पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है और पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था की आयु 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में होती है और 15 से 20 वर्ष के बीच उच्चतम विकास हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्राय किशोरावस्था में निम्न में से कौन सा या कौन से परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं? शरीर के अंगों में, शिष्टाचार के ढंग में, स्वर में, उपर्युक्त सभी में। किशोर अवस्था के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किशोरावस्था में किशोर प्राय चिड़चिड़ा हो जाता है। आपके विचार में इसका मुख्य कारण क्या है? किशोरावस्था में किशोरों के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो आपके विचार में इसका मुख्य कारण क्या है? उसकी गिनती नए छोटों में और नए ही बड़ों में होती है। उसकी प्रवृत्ति पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की होती है। उसकी शारीरिक संरचना असंतुलित प्रतीत होने लगती है। उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी है वो किशोरावस्था में बालक या किशोर के व्यवहार में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होने के कारण है। अगला प्रश्न है, किशोर बालकों की तुलना में किशोरियों में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? किशोर बालकों की तुलना में किशोरियों में, अर्थात लड़कों की तुलना में लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान कौन सी योग्यताएं अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्यात्मक योग्यताएं, भाषा संबंधी योग्यताएं, वैज्ञानिक योग्यताएं, चिंतन योग्यताएं। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। भाषा संबंधी योग्यताएं उनमें किशोर बालकों की तरह की तुलना में किशोरियों में वो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित या विकसित होती है। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष की आयु तक बालक के शब्द भंडार में कितने शब्दों तक वृद्धि हो जाती है? 2 वर्ष की आयु तक बालक के शब्द भंडार है उसमें कितने शब्दों तक की वृद्धि हो जाती है? 110 शब्द तक, 100 शब्दों तक, 160 शब्दों तक, 150 शब्दों तक। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा, 100 शब्दों तक। बड़ा ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न रहता है बालक के शब्द भंडार से संबंधित, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग माने हैं और अधिकांश मनोवैज्ञानिक है 2 वर्ष तक 272 शब्दों का विकास मानते हैं, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक 100 शब्दों का भी मानते हैं, कुछ इससे कम भी मानते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों में तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 13 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, उपर्युक्त में से किसी में भी नहीं। बालकों में तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 3 से उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में, क्योंकि बालकों में तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास है वो उत्तर बाल्यावस्था में होने लगता है। अगला प्रश्न है, शिशु क्रोध एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार में विभेद प्रारंभ कर देता है। एक शिशु या बालक है वो क्रोध एवं विभेदपूर्ण व्यवहार है, उस प्रेमपूर्ण व्यवहार है उनमें विभेद या भेद करना प्रारंभ कब करता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, युवावस्था में, किशोरावस्था में। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। शेष अवस्था में शिशु है वो क्रोध एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार में विभेद करना प्रारंभ कर देता है। और अगर इससे भी डीप में पूछे तो वो प्रारंभिक शेष अवस्था में भी क्रोध एवं प्रेमपूर्वक व्यवहार में विभेद करना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की आयु तक बालक का सामाजिक विकास, सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित बना रहता है? किस वर्ष की आयु तक बालक का सामाजिक व्यवहार है आत्म केंद्रित बना रहता है, स्व केंद्रित? लगभग 5 वर्ष की आयु तक, लगभग 7 वर्ष की आयु तक, लगभग 3 वर्ष की आयु तक, लगभग जीवन पर्यंत चल रहा है। किस वर्ष की आयु तक बालक का सामाजिक व्यवहार आत्म केंद्रित बना रहता है? तो इसमें हमारा विकल्प 3 से उत्तर हो जाएगा। लगभग 3 वर्ष की आयु तक है वो बालक का सामाजिक विकास है वो आत्म केंद्रित रहता है, अर्थात आत्म केंद्रित है। ये प्रारंभिक शेष अवस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में निम्न में से किसके द्वारा विपरीत लैंगिक आकर्षण की भावना का प्रदर्शन किया जाता है? किशोर अवस्था में निम्न में से किसके द्वारा विपरीत लैंगिक आकर्षण की भावना का प्रदर्शन किया जाता है? आकर्षक भड़कीले परिधान के द्वारा, समूह नेतृत्व द्वारा, सौंदर्यात्मक नुस्खों के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग के लिए परिकथा साहित्य अर्थात कहानियां अधिक उपयुक्त माना जाता है? बालक आयु वर्ग के लिए, शिशु आयु वर्ग के लिए, वृद्ध आयु वर्ग के लिए, किशोर आयु वर्ग के लिए। कहानी विधि हम जानते हैं सबसे बेस्ट है वो शेष अवस्था के शिक्षण व्यवस्था के दौरान मानी जाती है, तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के विकल्प में जब बालक शब्द आता है तो उसका मतलब हम बाल्यावस्था से लेते हैं, शिशु का मतलब हम शेष अवस्था से लेते हैं और किशोर का मतलब हम किशोर अवस्था से लेते हैं। अतः कहानी विधि वो सबसे अधिक उपयुक्त शिशु आयु वर्ग के लिए होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था के दौरान शारीरिक विकास की तीव्रता के दर्शन होते हैं? निम्न में से किस अवस्था के दौरान शारीरिक विकास की तीव्रता के दर्शन होते हैं? बाल्यावस्था के दौरान, किशोर अवस्था के दौरान, शेष अवस्था के दौरान, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शारीरिक विकास की तीव्रता के बारे में पूछ रहा है
तो हमारा विकल्प 3 से आंसर हो जाएगा शेष अवस्था में सबसे अधिक जीवन का तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। आप किशोर अवस्था को देख करके बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि शेष अवस्था में शारीरिक विकास है वो किशोर अवस्था की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? सिर एवं मस्तिष्क से, शरीर के भार से, रक्त प्रवाह से, हड्डियों से। शारीरिक विकास का संबंध नहीं है इस बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा विकल्प 3 से आंसर हो जाएगा रक्त प्रवाह से। बाकी वाले सभी है वो शारीरिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चे के सभी 20 दूध के दांत निकल के आते हैं? आयु के किस वर्ष के बीच में अधिकतर बच्चों के सभी 20 के 20 है वो दूध के दांत निकल के आते हैं? 2 वर्ष से 2.5 वर्ष, 3 वर्ष से 3.5 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष, 3.5 से 4 वर्ष। तो इसमें हमारा विकल्प एक सही उत्तर हो जाएगा। 2 से 2.5 वर्ष के बीच में एक बच्चे के सभी जो 20 दूध के दांत होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं। किस अवस्था में बच्चे के दांत बनने शुरू होते हैं? तो इसमें हमारा विकल्प एक सही आंसर हो जाएगा, जन्म से पूर्व अवस्था। आप शेष अवस्था देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि शेष अवस्था अर्थात जन्म के बाद है वो दांत बाहर दिखने प्रारंभ होते हैं, लेकिन जो दांत बनते हैं वो जन्म पूर्व अवस्था में बनते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोले भाग से होता है संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषात्मक विकास, उपर्युक्त सभी। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोले अर्थात मानव मस्तिष्क में जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है उसके बारे में पूछ रहा है, तो हमारा विकल्प 3 से आंसर हो जाएगा भाषात्मक विकास। अगला प्रश्न है, 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है 1,000 शब्द, 6,000 शब्द, 11,000 शब्द, 16,000 शब्द। 7 वर्ष की आयु तक बढ़ते बढ़ते बालक के सामान्य शब्द भंडार के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हमारा विकल्प 2 से आंसर हो जाएगा 6,000। ये 6,000 कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग शब्द भंडार बताए हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? मानसिक विकास की बहुत तीव्र गति पूछ रहा है, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, बाल्यावस्था और शेष अवस्था। मानसिक विकास की बहुत तीव्र गति, इस हिसाब से हमारा विकल्प 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में वो एक बालक का सबसे तीव्र गति से मानसिक विकास होता है। आप शेष अवस्था और किशोर अवस्था को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि अगर शारीरिक विकास के बारे में पूछता है तो सबसे तीव्र गति से शेष अवस्था के दौरान होता है, और मानसिक विकास है वो बालक का सबसे तीव्र गति से बाल्यावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु का कद अर्थात ऊंचाई कितनी होती है? 19 इंच, 20 इंच, 12 इंच या 22 इंच। नवजात शिशु अर्थात जन्म के समय एक नवजात शिशु की कद की ऊंचाई या लंबाई हम मान सकते हैं, तो इसमें हमारा विकल्प 2 से आंसर हो जाएगा 20 इंच। हालांकि प्रॉपर अगर बात करें तो एक नवजात शिशु की लंबाई 19.5 इंच होती है, और जन्म के समय लड़कियों की लंबाई लड़कों की लंबाई से लगभग आधा इंच या 1 इंच कम होती है। अगला प्रश्न है, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? एक नवजात शिशु का भार कितना होता है अर्थात जन्म के समय शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से आंसर हो जाएगा 7 पाउंड या फिर 7.5 पाउंड है वो एक नवजात शिशु का भार होता है। 2.2 पाउंड में 1 किलो होता है, इस हिसाब से लगभग 3.5 किलो के आसपास एक नवजात शिशु का भार होता है, या 7 पाउंड या 7.5 पाउंड। अगला प्रश्न है, एक शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 270, 350, 200, 250। तो इसमें हमारा विकल्प एक से ही उत्तर हो जाएगा, जन्म के समय बालक या शिशु में 270 हड्डियां पाई जाती है, जो बाद में धीरे धीरे जब किशोर अवस्था तक पहुंचता है तो 206 तक पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है, अस्थायी दांत निकलने शुरू होते हैं 6 से 8 माह में, 7 से 9 माह में, 8 से 10 माह में, इनमें से कोई नहीं। अस्थायी दांत निकलने शुरू कब होते हैं अर्थात दूध के दांत निकलने कब शुरू होते हैं? तो इसमें हमारा विकल्प एक से आंसर हो जाएगा 6 से 8 माह की आयु में बालक के अस्थायी दांत निकलने आरंभ होते हैं। हालांकि ये बंद तो गर्भावस्था के दौरान जाते हैं, लेकिन बाहर दिखने अर्थात निकलने हैं वो 6 से 8 माह की आयु के बाद में आरंभ होते हैं। अगला प्रश्न है, जन्म जन्म से प्राप्त कद लगभग
दुगुना हो जाता है। जन्म के दौरान शिशु का जो शरीर होता है, कद होता है, वो दुगुना हो जाता है। 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्षों में, 7 वर्षों में। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही आंसर हो जाएगा। लगभग 5 वर्षों तक है वो जन्म के दौरान शिशु का कद है दुगुना हो जाता है। आप सिर्फ लंबाई को लेकर के 3 महीने या 6 महीने इनके बीच कंफ्यूज नहीं हुए, क्योंकि ये संपूर्ण कद अर्थात शरीर की बात कर रहा है। जन्म के समय शिशु का जो शरीर होता है संपूर्ण अर्थात सभी को मिलाकर के दुगुना कब हो जाता है, तो लगभग 5 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है। बालिकाओं का जो भाषा विकास है वो बालकों से आगे रहता है। सभी अवस्थाओं में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। तो इसमें हमारा विकल्प 300 आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है और ये किशोरावस्था में के आरंभ तक भी आगे रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे ढंग से होगा। नीचे परिस्थितियां दी हुई है, उनमें से हमें चुनाव करना है कि कौन सी परिस्थिति में सबसे बेस्ट सामाजिक और संवेगात्मक विकास होगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं को सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही आंसर हो जाएगा। जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुकूल पढ़ाएगा, बौद्धिक स्तर के अनुकूल व्यवहार करेगा, तो उस परिस्थिति के अंदर बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक सबसे अच्छा विकास होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए, भाषाई कौशल हेतु गतिविधि आयोजित की जानी चाहिए, लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 से आंसर हो जाएगा। बच्चे के भाषाई विकास के लिए उपरोक्त सभी परिस्थितियाँ आवश्यक है।